Hi guys and welcome back to the channel Deepak Chadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 4th of July 2023. तो गाइज आज है तारीख 4 जुलाई 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बेलारूस को, फिर से ये न्यूज़ में बना हुआ है, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दैट इज AIIB। तो AIIB को लेकर 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक है इसमें 80 से ज़्यादा इसके मेंबर नेशंस यानी 80 से ज़्यादा देश यहाँ पे इसके सदस्य हैं, इसके मेंबर्स हैं। सेकंड स्टेटमेंट मेंशन करता है कि इंडिया सबसे बड़ा शेयर होल्डर है इस इन्वेस्टमेंट बैंक का, सबसे ज़्यादा शेयर, सबसे ज़्यादा भागीदारी इंडिया की इसमें देखने को मिलती है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक है इसमें एशिया से बाहर का कोई भी कंट्री इसका मेंबर नहीं है। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों सही हैं। इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, काफ़ी सारे जो साइंस की रिपोर्ट्स हैं इस आर्टिकल लेकर पब्लिश हो चुकी हैं। तो जीएस पेपर नंबर 3 के अंदर साइंस एंड टेक का जो टॉपिक है प्लस एनवायरमेंट का सेक्शन है, दोनों के पार्ट से ही आप इस आर्टिकल को लिंक कर पाओगे। बात की जा रही है जो स्पेस है, जो हमारा अंतरिक्ष है, वहाँ से पृथ्वी पर सोलर एनर्जी को भेजा जाएगा और उसकी तैयारी चल रही है। इवन यहाँ पर अभी सोलर एनर्जी को भेजा भी गया है, इसकी टेस्टिंग भी की गई है और वहाँ पे कह सकते हो काफ़ी सारे जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिले हैं। मेंशन किया जा रहा है कि अगर हम इस काम में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इससे 8 गुना ज़्यादा बिजली पैदा हो सकेगी, सभी जगह पर प्रॉपर मात्रा में बिजली पहुंच सकेगी और वो भी खासकर सोलर एनर्जी। तो ये कैसे हो पाएगा सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखो ये जो टॉपिक है ऐसा नहीं है ये नया है, इसके बारे में चर्चा जनवरी 2023 से हो रही है और जनवरी 2023 में यानी कि इसी साल के स्टार्टिंग वाला पहले महीने में हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। तो तभी से लगातार जो है इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स पब्लिश हुए हुए हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अभी ना पूरे प्रोसेस को लेकर एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मैपल। क्या नाम है, MAPLE। इसकी अपने आप में एक फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है, माइक्रोवेव एरे फॉर पावर ट्रांसफ़र लो ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट। ये इस मैपल की फुल फॉर्म है। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैपल रिसेंटली न्यूज़ में था, यह किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो पूरा मैपल स्पेस क्राफ्ट है इसको किसने बनाया है, तो कैलटेक नाम की एक कंपनी ने है जिसने इस स्पेस क्राफ्ट को पूरी तरह से तैयार किया। क्वेश्चन है कि इस मैपल को लॉन्च करने का पर्पज़ क्या है। तो इसका मेन उद्देश्य है कि स्पेस से जो सोलर एनर्जी है उसको कलेक्ट करके हम उसे पृथ्वी पर भेजें। और कैसे भेजेंगे, देखो जैसा आप यहाँ पे एक पिक्चर भी दिख रहा होगा, इसमें क्या होगा, स्पेस में ये स्पेसक्राफ्ट जाएगा और जो सोलर एनर्जी होगी, जो सन की ऊर्जा होगी, उसको यहाँ पे ये इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करने के बाद में एक लेज़र बनाएगा और लेज़र बनाकर पृथ्वी पर भेजेगा। तो अगर लेज़र बनाकर ये पृथ्वी पर भेजेगा तो हम इसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट कर पाएंगे। इसे 3 जनवरी 2023 को फ्लोरिडा के कैनावेरल से स्पेस में लॉन्च किया गया था। तो 3 जनवरी 2023 को ऑलरेडी ये मैपल स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो चुका है। क्या है यहाँ पर इसके फीचर्स और भी डिटेल्स हम लोग कवर करेंगे, आखिरकार इससे होगा क्या और कैसे ये काम करेगा।
ठीक है, अभी बहुत कुछ यहाँ पर इसमें आर्टिकल में जानना बाकी है। चलो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहली बार अंतरिक्ष से जो सोलर पावर है वो रिसीव हुआ है। अब सोलर पावर रिसीव हुआ है अंतरिक्ष से, तो हम अंतरिक्ष में क्यों जा रहे हैं उसके पीछे का एक मेन रीज़न है, मैं आपको समझाता हूँ क्या। अगर आपने सोलर सिस्टम को देखा होगा तो सोलर सिस्टम में अगर हम एक छोटा सा पिक्चर ड्रॉ करके देखें तो जैसे मान लो बीच में ये सन है, ठीक है, और सन के आसपास यहाँ पर आपको ऐसे ऑर्बिट्स देखने को मिलेंगे। जो हमारे बाकी सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द ही तो घूम रहे हैं। अब मान लो यहाँ पर एक ऑर्बिट है अर्थ का, ठीक है, वैसे काफ़ी सारे प्लैनेट्स हैं, हम यहाँ पर अच्छे से समझने के लिए केवल सन और अर्थ का कॉम्बिनेशन लेकर समझ रहे हैं। तो बीच में हो गया सन, और इधर यहाँ पे सन के आसपास जो पृथ्वी है हमारी वो यहाँ पे ऑर्बिट कर रही है, सन के जो इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। अब पृथ्वी जो है ऐसे तो घूम ही रही है सन के आसपास, साथ ही साथ में अपने ऑर्बिट पर भी इस प्रकार से रोटेट कर रही है, आपको पता होगा। तो वो अपने ऑर्बिट पर भी ऐसे गोल गोल घूम रही है। जब वो अपने ऑर्बिट पर गोल गोल घूम रही है तो आपने एक चीज़ पता होगी कि जो हिस्सा इधर सूर्य के सामने होगा वहाँ पर दिन रहेगा और पीछे रात रहेगी। सिंपल बात है, क्योंकि ये यहाँ पर पृथ्वी हमारी गोल गोल घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है। जब वो सन का पूरा एक चक्कर मारती है तो पूरे एक साल में मारती है, आपको पता होगा एक साल पूरा होता है, हम उस हिसाब से देखते हैं। प्लस पृथ्वी अगर अपने ही ऑर्बिट में एक चक्कर ऐसे घूम जाती है, ऐसे गोल घूम जाती है, तो वो हमारे 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। ये मतलब बेसिक से कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है। तो जैसी पृथ्वी घूमी, एक हिस्सा सूर्य के आगे है, दूसरा हिस्सा यहाँ पर छिपा पड़ा है, वहाँ पे अंधेरा हो रहा होगा, रात हो रही होगी। तो सोलर एनर्जी में सबसे बड़ी कमी यही है कि क्या होगा, क्या हमेशा जो सूर्य की एनर्जी वो मिलती रहेगी? तो बिल्कुल सही बात है। देखो, जो सूर्य है, सूर्य छिप थोड़ा ना रहा है, सूर्य तो कभी नहीं छिप रहा है। बस क्या हो रहा है, जो हमारी पृथ्वी है उसका एक हिस्सा कभी सन के आगे आ जा रहा है और कभी एक हिस्सा यहाँ पर पीछे होता है, और फिर वो घूमकर पीछे वाला आगे आ जाता है, आगे वाला पीछे चले जाता है। तो एक जगह पर रात, एक जगह पर सवेरा हो रहा होता है, जैसे अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पूरे पृथ्वी के ऊपर। तो सूर्य तो कभी नहीं छिपता, लेकिन सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए आपको लगातार जो सौर ऊर्जा है, यानी कि सन से निकलने वाली जो एनर्जी है, जो रेडिएशन है, आपको लगातार चाहिए होता है, उसके बाद ही एनर्जी डेवलप हो पाएगी। तो अभी जो ये कैलटेक कंपनी है, इन्होंने यहाँ पर एक प्रकार का ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया है जो कि हम लोग लॉन्च करेंगे, स्पेस में जाएगा और पृथ्वी के साथ ही साथ घूमेगा, पृथ्वी के साथ साथ घूमेगा। और साथ साथ घूमने का मेन पर्पज़ रहेगा कि वो हमेशा सूर्य के पास में ही रहे, हमेशा जो हमारा सन है उसके आसपास ही वो स्पेसक्राफ्ट रहेगा, जिससे सन से लगातार एनर्जी मिलती रहेगी उसे, और वो लगातार यहाँ पे एक लेज़र बनाकर एनर्जी को पृथ्वी पर भेजता रहेगा, यानी कि ऑल टाइम एनर्जी मिलती रहेगी। यहाँ पर दिन का रात का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। वो सैटेलाइट ऐसा होगा जो डायरेक्टली यहाँ पर सन को फेस कर रहा होगा, समझ गए। तो ये स्पेस बेस्ड सोलर पावर जो है ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है। 1940 के दशक में एक साइंस फिक्शन राइटर हैं जिनका नाम है आइजैक असिमोव। इन्होंने अपने एक शॉर्ट स्टोरी है, रीजन करके एक शॉर्ट स्टोरी इन्होंने लिखी है, उसमें इसके बारे में जिक्र भी किया था। तो मतलब बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कुछ यहाँ पर नया पढ़ रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, पृथ्वी पर 24 घंटा जो है और 7 दिन जो है ऊर्जा मिल सके, इस प्रकार की चीज़ को हम लेकर चल रहे हैं कि हमेशा यहाँ पे सोलर एनर्जी हमें मिलती रहे। और वो कैसे मिलेगी? ऐसे कि जब एक सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे जो कि सन को फेस कर रहा होगा, रेगुलर फेस कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं जो कैलटेक कंपनी है उन्होंने इसी को लेकर काम किया और उन्हें इसमें सफलता भी मिली है। पहली बार स्पेस से जो भेजी गई सोलर एनर्जी है वो पृथ्वी पर रिसीव हुई है। जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने 2023 को, जो हमारा जनवरी का महीना है, इसको मैपल नाम का एक स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से ऑर्बिट में, मतलब पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़ा था। और इसमें जो सोलर पैनल लगे हुए थे ना, जो स्पेस के तापमान और सोलर रेडिएशन को झेल सकें, उस तरीके के सोलर पैनल्स को लगाया गया था। यानी इस स्पेसक्राफ्ट में ऐसे सोलर पैनल लगाए गए जो कि सूर्य की जो टेम्परेचर है उसको झेल सके, उसका जो रेडिएशन है उसको झेल सके, और झेलते हुए उस एनर्जी को वो इकट्ठा करे, बटोरने के बाद में एक लेज़र बनाकर सीधा पृथ्वी पर भेजे। तो हमारे साइंटिस्ट का मानना यह है कि स्पेस में अगर इस प्रकार के सोलर पैनल्स को लगा दिया जाए, ठीक है, तो इसके मतलब कि जैसे हमारे पृथ्वी पर नॉर्मल सोलर पैनल्स लगे हैं ना, उसके मुकाबले ये स्पेस वाला काफ़ी मजबूत है। स्पेस वाला लगभग 8 गुना ज़्यादा एनर्जी दे सकता है नॉर्मल वाले सोलर पैनल से, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, जिससे यहाँ पर बिजली को पूरी तरह से यहाँ पर पूर्ति की जा सकेगी जहाँ जहाँ पर इसकी कमी है। अब
जो सोलर पैनल होगा वो सूरज के रेडिएशन को बिजली में बदलेगा कैसे, वो यहाँ पे समझते हैं। पृथ्वी पर 18वीं सेंचुरी से 18वीं सदी से ही सोलर पैनल्स के ज़रिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। ये सोलर पैनल्स क्या करते हैं, हमारे सोलर सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, जो सोलर सेल्स होता है, सोलर सेल्स एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सूरज से जो निकलती हुई रेडिएशन है, ध्यान से सुनना, सूरज से जो रेडिएशन निकलती है उसको बिजली में बदल देता है। ये मेन सोलर सेल्स का काम होता है। ठीक है, तो ऐसे हमारा पूरा सोलर पैनल काम करता है। और आज भी हमारी पूरे दुनिया की जो 4% बिजली है, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ, 4% बिजली सोलर पैनल से ही हम लोग को मिल रही है। लेकिन साइंटिस्ट चाहते हैं कि लोग जो फ्यूल के ऊपर बेस्ड पावर है, जो कोयला जला रहे हैं, फ्यूल जला रहे हैं, उससे पावर जनरेट कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल करें ही ना। इससे अच्छा यहाँ पर यह है कि हमें हमेशा ही ये सोलर एनर्जी मिलती रहे, क्योंकि सोलर एनर्जी में ये दिक्कत है भाई, रात हो जाएगी तो अगेन एनर्जी का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, या फिर मानसून वाला सीज़न चल रहा है, बादल रहेंगे, बारिश होती रहेगी। अब ऑब्वियस सी बात है, जो सूर्य है वो छिपा हुआ है बादलों के पीछे, सही से रेज पड़ नहीं रही हैं, तो अगेन एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा या बहुत कम हो पाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स वो देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर सीधा सैटेलाइट को सन के पास में ही लॉन्च कर दिया जाए तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट रेडिएशन मिलती रहेगी, ना कोई बादल का चक्कर, ना कोई और दूसरा चक्कर। अब क्या है, 24 घंटे वो जो लाइट्स हैं, वो जो सोलर एनर्जी है, वो हमें यहाँ पर मिलती रहेगी। समझ गए। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मैपल है, ये मैपल काम कैसे करेगा। देखो, मैपल में कई माइक्रोवेव पावर ट्रांसमीटर को लगाया गया है। ठीक है, और ये जो ट्रांसमीटर हैं ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, इनका वज़न भी बहुत कम होता है, सिलिकॉन से बने हुए होते हैं। जैसे हमारा सेमीकंडक्टर बनता है ना, उसी से सिलिकॉन से यहाँ पर बनी हुई जो इलेक्ट्रॉनिक चिप के ज़रिए ये पूरा का पूरा हमारा ट्रांसमीटर काम करता है। ये ट्रांसमीटर क्या करता है, हमारी सोलर एनर्जी को लेज़र में बदलने का काम करता है। तो अगर लेज़र में बदल दिया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी सीधा उस लेज़र को पृथ्वी तक पहुँचाने में। ठीक है, और फिर उसके बाद में जब लेज़र बना दिया, लेज़र बनाने के बाद में वो सैटेलाइट, वो जो स्पेस क्राफ्ट है, वो क्या करेगा, पृथ्वी पर अपनी मनचाही जो भी जगह होगी वहाँ पे उस लेज़र को भेज सकता है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, पृथ्वी पर एक एनर्जी रिसीव करने वाला स्टेशन बनाना पड़ेगा। एक स्टेशन बनेगा और वो स्टेशन क्या करेगा, उस सोलर लेज़र को रिसीव करेगा। ठीक है, और वो जो स्टेशन है वो क्या करेगा, वो सारी पावर जो भी उसके पास में आएगी वो हमारी नेशनल ग्रिड को, देश की जो पूरा का पूरा ग्रिड बना है, जो हमारा इलेक्ट्रिक सिस्टम है, उसमें यहाँ पर उसको फीड कर देगा। इससे क्या होगा, हमारे देश को बिजली मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरा यहाँ पे प्रोसेस होता है और पहली बार ऐसा किया भी गया। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कब किया गया, तो अभी बात की जा रही है मैपल से। अभी क्या हुआ, ये जो स्पेसक्राफ्ट हमने लॉन्च किया था, इससे एनर्जी को कैलिफोर्निया के अंदर में, जो पसडेना के अंदर में एक रिसीवर बनाया गया है, उस रिसीवर ने यहाँ पर इस सारी की सारी एनर्जी को डिटेक्ट किया। साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये हम लोगों ने पहली बार स्पेस में वायरलेस एनर्जी ट्रांसफ़र की है, बिना किसी वायरलेस के एक एनर्जी को बनाकर लेज़र की मदद से सीधा यहाँ पर पृथ्वी पर उतारा। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की जा रही है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है। मैपल क्या है ये आपको पता चल चुका है। जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये आप देख पाओगे, अलग अलग आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, चाहे वो इंग्लिश आर्टिकल उठा लो, चाहे वो हिंदी आर्टिकल्स उठा लो। यहाँ पर मैंने आपको पूरा प्रोसेस, मेथड और कहाँ पर रिसीव हुआ, इस प्रकार का स्टेशन बनाया गया है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, तो आर्टिकल रेलिवेंट है। मैपल ज़रूर से ध्यान रखना है, कभी भूलना नहीं है इसको, क्योंकि ये सोलर एनर्जी एक ऐसा टॉपिक है जो कि अक्सर बार बार न्यूज़ में आता जा रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। यहाँ पे बात की जा रही है हमारे जो पीएम मोदी जी हैं, ये अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट होने वाली है, उस समिट को वर्चुअली होस्ट करेंगे, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी मीटिंग चलेगी, जिस समिट के अंदर में जी जिनपिंग भी होंगे, यानी चाइनीज़ प्रेसिडेंट, साथ ही साथ में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी होंगे, पाकिस्तान के मिनिस्टर शरीफ भी होंगे। ये सभी लोग यहाँ पर वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस समिट में होने वाले हैं, जिस समिट को हमारे प्रधानमंत्री होस्ट करेंगे। ठीक है, तो ट्यूसडे में ये समिट होगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी होंगे, प्लस सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं, हमारी जो 5 कंट्रीज़ हैं स्पेशली, उनके प्रेसिडेंट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो इंडिया पहली बार यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रकार से चेयर कर रहा है, इस प्रकार से होस्ट कर रहा है। तो ये जो पूरा वर्चुअल मीटिंग चलेगा, इसमें कई सारे टॉपिक्स को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहले कि किस प्रकार से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो देश हैं, जो कंट्रीज़ हैं इसके अंदर में, वो आपस में इकोनॉमिक सेक्टर में कोऑपरेट कर सकती हैं।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो वर्चुअल समिट है इसको इस तरीके से यहाँ पर प्लान किया गया है कि कुछ घंटे चलेगा, 12:30 बजे से दोपहर में स्टार्ट होगा और साथ ही साथ में 2:45 तक यहाँ पर ये पूरा का पूरा समिट चलने वाला है। और अभी क्या डिस्कशंस होंगे इसको थोड़ा सा नहीं पढ़ना चाहिए, उसके पीछे का रीज़न है, डिस्कशंस होने दो। वापस से काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश होंगे कि यहाँ वर्चुअल समिट में क्या क्या बातचीत हुई है, तब यहाँ पे उसको पढ़ना ज़रूरी होगा क्योंकि वो चीज़ें कन्फर्म्ड होंगी। अभी केवल और केवल एक प्रेडिक्शन है, केवल अंदाज़ा है। ठीक है, तो अभी के लिए आर्टिकल से क्या पढ़ना है? अभी के लिए आर्टिकल से केवल और केवल आपको शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो ये पर्टिकुलर बॉडी है इसके बारे में पता करना है कि आखिरकार एससीओ क्या है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग इसको रिवाइज़ करेंगे क्योंकि हम कई बार एससीओ के बारे में पढ़ चुके हैं। जो लोग नए हैं उनको ध्यान से इसके बारे में सुनना है। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल संगठन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी बॉडी जिसमें कई सारे देश इसके मेंबर्स हैं और उन देश की सरकारें आपस में मिलकर काम कर रही होती हैं। ठीक है, उसके अलावा इस पूरी बॉडी को साल 2001 में बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पूरा शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर साइन हुआ था वो 2002 में हुआ था। और ये देखो 2001 में इस बॉडी को बनाया, 2002 में चार्टर साइन हुआ और 2003 से ये बॉडी काम करना शुरू कर दी। अब 2001 से पहले भी इस बॉडी का एग्जिस्टेंस था, लेकिन 2001 से पहले ये शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से नहीं जाना जाया करता था क्योंकि 2001 से पहले इस पूरी बॉडी के अंदर में केवल और केवल 5 देश हुआ करते थे। कज़ाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, ये 5 कंट्रीज़ स्टार्टिंग में हुआ करती थी। इस वजह से 5 कंट्रीज़ की वजह से इसका नाम शांघाई 5 हुआ करता था। लेकिन क्या होता है, साल 2001 में इसमें एक नया देश और जुड़ जाता है, उज़्बेकिस्तान। अब उज़्बेकिस्तान इसमें जुड़ा तो शांघाई 5 नाम रखने का कोई पर्पज़ तो बनता नहीं है, तो ये नाम चेंज कर दिया गया। शांघाई 5 का नाम बदलकर शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। तो 5 मेंबर्स स्टार्टिंग में थे, एक और आ गया तो कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। अब बाद में ऐसी कहानी आगे बढ़ते बढ़ते साल 2017 आ जाता है। साल 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों देश भी यहाँ पर इस एससीओ को ज्वाइन कर लेते हैं एक साथ। अब जब 2017 में ही यहाँ पर इन दोनों ने साथ में ज्वाइन किया तो टोटल यहाँ पे हमारी 8 देश हो जाते हैं एससीओ के अंदर में। और अभी सितंबर 2021 में अनाउंसमेंट किया गया था ईरान भी जल्द ही क्या होगा, एससीओ का मेंबर बन जाएगा। अभी बना नहीं है लेकिन एक परमानेंट मेंबर वो भी बन जाएगा, तो अब 9 मेंबर हो जाएंगे। बट अभी के समय पर शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 8 मेंबर्स आपको नज़र आते हैं। अब एससीओ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपस में जितने भी देश हैं इसके अंदर में उनके बीच में कोऑपरेशन बना के रखना, व्यापार को लेकर, इकॉनमी को लेकर, एनर्जी को लेकर, एजुकेशन, टूरिज़्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, पीस, या फिर ये जो पूरा रीजन है उसमें एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता को बनाए रखना। इन सारे सेक्टर्स को लेकर ये सारी की सारी कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट करके काम करती हैं। ठीक है, तो मेंबरशिप कौन कौन से देश हैं इसमें, टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। ईरान को मत ऐड करना, बाकी कज़ाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ये कुछ कंट्रीज़ आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। अब अगर हम लोग इस शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें एक हेड ऑफ स्टेट काउंसिल भी होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल भी होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वनडे एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इसकी, जैसे कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रशियन और चाइनीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। तो क्या ये पढ़ना ज़रूरी था? बिल्कुल ज़रूरी था। यूपीएससी ने 2022 में ऐसा एक प्रश्न पूछा था। 2022 में, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, पिछले साल की बात अपन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे आपको 3 बॉडीज़ दी गई। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे एक प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा यहाँ पे बॉडी है MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, और तीसरी है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों बॉडीज़ का नाम देते हुए लास्ट में एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया इन तीनों बॉडीज़ में से किस किस का मेंबर है, किस किस का सदस्य है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तीसरी चीज़ तो देखो आपको पता ही है कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का तो हिस्सा है भारत। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं ऊपर जो दोनों बॉडीज़ हैं उन दोनों का भी हिस्सा है। मैंने आपको दोनों बॉडीज़ के बारे में भी पहले पढ़ा रखा है। तो इंडिया तीनों बॉडीज़ का हिस्सा है। दैट इज़ वाई जो आंसर है इसका 1, 2 एंड 3 इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो इंपॉर्टेंट था। कैसे इंपॉर्टेंट था आर्टिकल, वो मैंने आपको समझाया कि इसमें फैक्चुअल डेटा क्या एग्जैक्टली जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर में। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ।
जो भी यहाँ पे हम लोग वीडियो के अंदर पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एसईओ के बारे में दिखाया, अभी मैं आपको और भी आर्टिकल्स डिस्कस करके दूंगा, तो वहाँ पे भी काफ़ी कुछ यहाँ पे जो बैकग्राउंड नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये सारे के सारा जो डेटा है डेली जो हमारे करंट नोट्स होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं, इन सब चीज़ों को आप ज्वाइन कर सकते हो एक पेड ग्रुप के माध्यम से। तो पेड ग्रुप जो कि यहाँ पर आज से 1.5 महीने पहले हमने स्टार्ट किया था, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लिया है, सभी लोगों के लिए वो ग्रुप अवेलेबल है। और इसका जो कॉस्ट है, इसका जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम रखा गया है, बहुत ज़्यादा मिनिमम मतलब 499 रुपीज़। अब आप सोचोगे यार 499 रुपये कम है, ये तो बहुत है। नहीं, 499 रुपीज़ फॉर लाइफ टाइम एक्सेस, आपको हमेशा हमेशा के लिए एक्सेस मिलने वाला है। और इस एक्सेस में आप देखोगे कि जैसे से 1 महीना आपका हो जाएगा ना, उस 1 महीने में आपको पता चलेगा कि यार मेरा पैसा रिकवर हो चुका है। आई गारंटी आपको ये फीलिंग आएगी, क्योंकि उसमें कुछ इस प्रकार की पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जो कि आपको दूसरी जगह पर पेमेंट करने के बाद मिलती हैं। बाकी एक बार आपने खर्च करना है, उसके बाद कोई दोबारा सब्सक्रिप्शन लेना है, 1 महीने बाद, 1 साल बाद कोई दोबारा से आपने कोई सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं करवाना है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर यह है, अगर आपको सारी चीज़ें जाननी है, मतलब इस पेड ग्रुप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, आपको क्या फ़ायदा इससे हो सकता है, A to Z सारी चीज़ें जाननी है, तो उसको लेकर ऑलरेडी यूट्यूब पर एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो, स्टार्टिंग में ही आपको पेड ग्रुप वीडियो लिंक के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। बाकी और ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, आपने व्हाट्सएप पे जाना है। व्हाट्सएप पर ये नंबर आपको दिख रहा होगा 8534873368। तो इस व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज कर देना, और मैसेज करने के बाद में आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, आपको सारा का सारा प्रोसेस बताया जाएगा, लिंक दिया जाएगा, जिस बेसिस पर आप पेमेंट कर पाओगे। पेमेंट करने के बाद में आप ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। बाकी जैसा हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से प्रेस कर देना। टारगेट हमारा 5K प्लस लाइक्स का है। साथ ही साथ में आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओगे, दीपा यादव एजुकेशन लिखोगे, मेरा प्रोफाइल मिलेगा, जहाँ पे 13,000 से ज़्यादा, अभी तो 12,000 ये पुराना वाला स्क्रीनशॉट है, बट 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी यहाँ पर इसको ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई पड़ेगा, ये वाला, और कल थी तारीख 3 जुलाई, और कल 3 जुलाई को क्या था, कल हमारा गुरु पूर्णिमा था। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे विशेष भेजी हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने जीवन में ऐसे ही बढ़ते रहो और अपने मम्मी पापा का जो नाम है उसको रोशन करते रहो। अब दोस्तों, बात की जा रही है गुरु पूर्णिमा की, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के बारे में बताता हूँ। कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है, और पूछे नहीं भी जाए तो भी आपको ये पता होना चाहिए। देखो, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो गुरु पूर्णिमा है ये फुल मून डे वाले दिन होती है। फुल मून डे यानी कि जो हमारा आषाढ़ का महीना होता है, हिंदू मंथ में आप देखोगे तो आषाढ़ का एक महीना होता है, उसमें फुल मून डे के दिन गुरु पूर्णिमा होती है। इसको हम लोग हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा जो ये गुरु पूर्णिमा है ना, ये डेडिकेट करी गई है महर्षि वेद व्यास को। तो जो महर्षि वेद व्यास हैं, ये एक ऐसे संत हैं जो कि बोले जाते हैं कि जिन्होंने यहाँ पर हिंदू टेक्स्ट के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं वेदास में। उसके अलावा जो 18 पुराण से उनको क्रिएट किया है, महाभारत, श्रीमद् भगवतम, इनका क्रिएशन किया है। तो इस वजह से यहाँ पर जो गुरु पूर्णिमा है इनको डेडिकेट की जाती है। लेकिन गुरु पूर्णिमा का जो रोल है, आपने देखा कि हाँ हिंदूज़ में किस तरीके से होता है, हिंदुज़म में। उसके साथ साथ बुद्धिस्ट के लिए भी यहाँ पर ये जो फेस्टिवल है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बुद्धिस्ट के लिए जो फेस्टिवल है ये बताता है कि गुरु पूर्णिमा वाला वो दिन था जब उस समय पर लॉर्ड बुद्धा जी ने अपनी पहली टीचिंग्स दी थी। फर्स्ट सरमन हुआ था लॉर्ड बुद्धा जी का। और जो ये पहली टीचिंग दी थी वो कहाँ पे दी गई थी? वो दी गई थी सारनाथ के अंदर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो जो ये गुरु पूर्णिमा है ये मॉनसून के एंट्री को भी दर्शाता है। उसके अलावा ये जो दिन है, ये गुरु पूर्णिमा दोनों ही बुद्धिस्ट और हिंदूज़ दोनों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने गुरुज़ को वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो याद करते हैं, उनको सम्मान देते हैं ये गुरु पूर्णिमा वाले दिन, ठीक है। समझ में आ गया? आगे आते हैं। नाउ यहाँ पर आपको 3 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको ये वाला आर्टिकल पढ़ाऊँगा, ये काफ़ी रेलिवेंट है और काफ़ी डिटेल्स हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सके इसके चांसेस भी ज़्यादा हैं। इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी वाले सेक्शन के साथ में आप लिंक कर सकते हो। बात किया जा रही है, तो अभी आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट वापस से ओपन हो चुका है कल के दिन।
वापस से ओपन हो चुका है, मतलब बंद हो गया था क्या? हाँ, आपको पता होगा कि मई के महीने में जो है ये लास्ट में, मई के महीने में लास्ट में बंद हो गया था, क्योंकि जून की छुट्टी थी। तो जैसे स्कूल के अंदर में समर वेकेशंस होते हैं, उस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वेकेशंस होते हैं, समर वेकेशंस और विंटर वेकेशंस दोनों होते हैं। तो जो समर वेकेशंस हैं वो यहाँ पर किए गए, और कह सकते हो ये वेकेशंस पूरा महीना चला जून का। अब उसके बाद जुलाई आया, और कल के दिन जो हमारा सोमवार वाला दिन था, कल सुप्रीम कोर्ट ओपन हो चुका है वापस से। अब वापस से जब ओपन हुआ तो काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो कोर्ट रूम है, यहाँ पर सारी चीज़ें डिजिटाइज हो चुकी हैं, काफ़ी सारा डिजिटल एनहेंसमेंट किया गया है। जैसा पहला पेपर वाला सारा काम था, पेपर की सारी गड्डियाँ, इधर डॉक्यूमेंट्स की गड्डियाँ, उधर डॉक्यूमेंट्स की गड्डियाँ पड़ी रहती थी, बंडल्स पड़े रहते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बदल गया। कोर्ट रूम के अंदर में फ्री वाईफाई मिला है, सभी लोगों को पेपरलेस काम करने वाले हैं। अब आप देख पाओगे इनको एक स्क्रीन वगैरह प्रोवाइड करवाई गई है, वर्चुअल हेयरिंग्स हो सकती हैं इन स्क्रीन्स के ऊपर में। ये एक पिक्चर भी अभी शेयर किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी एलईडी स्क्रीन को भी लगाया गया है, जिससे सारा का सारा जो काम है उसको नोटिस किया जा सके। उसके अलावा जैसे मैंने बोला है कि जो बंडल्स पड़ी होती थी केस फाइल्स की, वो सारी ख़त्म कर दी गई हैं, सारी चीज़ें डिजिटाइज हो चुकी हैं, सब डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हो इस डिज़ाइन की तारीफ़ भी की है, जिस प्रकार से जो ये चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदली हैं। तो अभी पिछले महीने से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। काफ़ी सारे जो हमारे लॉयर्स हैं, है ना, और हमारे चीफ जस्टिस ने भी मेंशन किया था कि देखो जो हमारे लॉयर्स हैं उनको टैबलेट, आईपैड्स इनका यूज़ करना चाहिए, है ना। सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमारे ऑनलाइन हैं उनको वहाँ पे रखना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आप चीज़ों को डिजिटाइज़ कर देते हो, आप ऑनलाइन वे में आ जाते हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक वे में आओगे तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं रादर देन हैंड राइटिंग। अगर आपको कोई चीज़ें लिखनी है, पेपर डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, आपने कितने सारे डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखने होंगे, लिखते लिखते अपन थक जाते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ नोट्स बनाने का, तो काफ़ी सारे लोग नोट्स बनाते होंगे लिख कर, है ना, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ऑनलाइन नोट्स बना रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वे में ई नोट्स बना रहे होंगे। अलग अलग ऐप आ रहे हैं आजकल, तो उनमें ई नोट्स को तैयार कर रहे होंगे। तो दोनों तरीक़ों में पता है, एक जगह हार्डवर्क लग रहा है बहुत ज़्यादा, और एक जगह यहाँ पर स्मार्ट वर्क कर रहे हो आप ऑनलाइन वाले में। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ये न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका आप नोट्स बनाने बैठ गए, तो मैं कहूँगा आप बिल्कुल ऐसा काम मत करना। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें काफ़ी कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। अगर आप इसमें से हाँ हर एक आर्टिकल में से केवल 2-4 पॉइंट्स निकाल रहे हो कि हाँ मेरे को ये हो सकता है मैं भूल जाऊँ, अगर वैसे पॉइंट्स निकालने की कैपेबिलिटीज़, वो क्षमताएँ आपके अंदर हैं, तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। अगर आप वैसे नोट्स बना रहे हो कि यहाँ पूरे न्यूज़पेपर का एक ही पेज के अंदर, एक ही A4 शीट के अंदर में सारे नोट्स तैयार कर लिए हैं, और उस A4 शीट को पढ़कर आप जो है सारी चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हो, तो वो बेस्ट है। लेकिन अगर जो मैंने यहाँ पर बता दिया, आपने एज इट इज़ पूरा का पूरा न्यूज़पेपर एज इट इज़ जो भी जो बैकग्राउंड डेटा वो पूरा छाप दिया, और आज के आपने 25-30 पेपर तैयार कर लिए A4 साइज शीट के, या जैसे भी आप नोट्स बना रहे हो, तो वो चीज़ें आपको हेल्प नहीं करेंगी। एट द लास्ट अगर आप मतलब मेहनत के साथ में, हार्डवर्क के साथ में, पूरे लगन के साथ में रोज़ ऐसा काम कर भी रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एट द लास्ट आप बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट है वो इकट्ठा करके बैठ जाओगे और कुछ नहीं होगा। फिर आप परेशान हो जाओगे कि यार इतने सारे रजिस्टर्स, इतने सारे शीट्स मैंने भर दिए हैं, अब इसको मैं रिवाइज़ कैसे करूं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप पूरे साल में 200-300 पन्ने तैयार कर दो तो उसको रिवाइज़ कर सकते हो, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, इतनी कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर में है। बट अगर आप तैयार कर दो, 10-12 किताबें तैयार कर देते हो, कॉपियाँ तैयार कर देते हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी एट द लास्ट। ठीक है, तो ऑनलाइन जो है, हम थोड़ा सा टॉपिक से भटक गए, सो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन वहाँ पे भी आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको नोट्स में क्या क्या करना चाहिए वैसे भी। ठीक है, तो वो भी आपको हेल्प ही करेगा आगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी मेंशन किया था कि भैया जो भी हमारे पेपर फाइल्स हैं, उन पेपर फाइल्स की जगह आप आईपैड्स और टैबलेट्स, जो भी चीज़ें उनका आप यूज़ कर सकते हो, आप उनका यूज़ करके प्रॉपर अपने जो नोट्स हैं, पेपर नोट्स हैं, वो तैयार कर सकते हो। ठीक है, और वो सिस्टम अब कोर्ट के अंदर भी लागू हो रहा है, एलईडी लगा दी गई है, उसके अलावा कई सारे कैमरेज लगा दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप कह सकते हो सारे सिस्टम्स, फ्री वाईफाईज़ वगैरह सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है, जिससे सभी लोगों को एक प्रॉपर सपोर्ट मिलने वाला है। ये काम अभी कुछ ही कमरों में किया गया है, उसके बाद अभी जो बाकी जो कोर्ट रूम्स बचे हैं उनमें भी यहाँ पर ये काम किया जाएगा, डिजिटाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आर्टिकल हुआ, लेकिन अब इस आर्टिकल की डिटेल में जाना है तो मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस आर्टिकल से रिलेटेड। हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था आज से कुछ दिन पहले, एक एडिटोरियल वैसे मैंने डिस्कस किया था इंडियन एक्सप्रेस का, जहाँ पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और जुडिशरी का जो हमने टॉपिक है वो पढ़ा था।
तो वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि कैसे जो टेक्नोलॉजीज़ हमारी तेज़ी से बढ़ रही हैं वो हमारे जुडिशियल सिस्टम को किस प्रकार से बदल सकती हैं। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कई सारी जगह पर, आप इंटरव्यू पर सामने बैठो, आपसे वहाँ पर ही पूछा जा सकता है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती जा रही हैं इसका जुडिशियल सिस्टम पर क्या असर होगा, या हमारा जुडिशियल सिस्टम कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है, आप क्या सोचते हो इससे। ठीक है, तो आओ समझते हैं कि करके पॉइंट। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला जो चेंज होगा वो होगा सारी की सारी जो हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो डिजिटाइज हो जाएंगी। सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा भैया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज़ करके जो भी कागजात वाला काम है, पेपर डॉक्यूमेंट का काम है, वो ख़त्म हो जाएगा। सब कुछ ऑनलाइन पहुंच जाएगा, वेबसाइट्स पर अपलोड हो जाएगा, सारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होगा जिसको मैनेज करना भी काफ़ी आसान होगा, फोल्डर्स को मैनेज करना काफ़ी आसान होगा। समझ गए। अब उसके बाद अगर हम सारे के सारे जो कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं उसको डिजिटाइज कर दें तो आप आराम से एक्सेस भी कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी भी बन जाएगी भाई, और दूसरे लोग भी देख पाएंगे, जुडिशियल प्रोसेस में जो गति है वो भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे ई कोर्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स जो होते हैं, इसका जो मेन प्रोजेक्ट हमारा चलाना है कि हमें भैया सारे के सारे कोर्ट को ई कोर्ट में ट्रांसफॉर्म करना है, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स बनाना है, सारा काम कंप्यूटराइज करना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जुडिशियल सिस्टम और ज़्यादा एफिशिएंट होगा, और ज़्यादा इसकी जो ताकत है वो एनहेंस हो जाएगी। तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मशीन लर्निंग है ये बड़े बड़े डेटा को बहुत आराम से एनालाइज कर सकता है, आराम से यहाँ पर अलग अलग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। बहुत सारे हमारे जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने यहाँ पर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैल्यू को समझा है कि किस प्रकार से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट है, इनका हम यूज़ कर सकते हैं एक अच्छा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बनाने में, चाहे वो क्वालिटी की बात हो चाहे वो क्वांटिटी की बात हो। इसी के बेसिस पर आपको पता होना चाहिए जो हमारे कोर्ट हैं इन्होंने दो अलग अलग टूल्स को लागू किया है। एक का नाम है सुवास और एक का नाम है सुपेस। सुवास की फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट वैदिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, और सुपेस की फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आपको टूल्स देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम सुवास की बात करें तो इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, इंग्लिश में आते हैं, उनको अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देना। ये सॉफ्टवेयर बना दिया गया। सुपेस ये क्या करेगा, ये यहाँ पर एक कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च की तरह काम करेगा, रिसर्च टूल की तरह काम करेगा। समझ गए। तो अगेन ये क्या कर रहा है, हमारे कोर्ट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहा है। फिर एक और फ़ायदा हो सकता है ई फाइलिंग ऑफ केसेस, यानी कि अगर आप सारा का सारा काम डिजिटाइजेशन करते हो तो इससे जो केसेस फाइल किए जा रहे हैं आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली कर पाओगे, वो थोड़ा आसान तरीका होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। ठीक है, लोगों का टाइम बचेगा। अगर आपको कोई केस फाइल करना है आप इलेक्ट्रॉनिकली आप सीधा वेबसाइट से केस को फाइल कर सकते हो। ठीक है, डेटा एक्यूरेसी यहाँ पर मेंटेन रहेगी। उसके अलावा लोगों का बार बार कोर्ट में प्रेजेंट होना, इधर से उधर जाना, अपना काम छोड़ कर जाना, है ना, कोर्ट के चक्कर काटना, वो चीज़ें कम हो जाएंगी। समझ गए। तो इससे यहाँ पर लोगों का लॉस भी नहीं होगा। तो ई फाइलिंग जो पोर्टल है सुप्रीम कोर्ट का, ये हमारे लॉयर्स को, लिटिगेंट्स को अलाउ करता है कि भाई वो यहाँ पर केसेस को फाइल कर सकते हैं, या फिर जो केसेस हमारे ऑनलाइन है उनके रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद में एक और फ़ायदा हो सकता है, वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर हियरिंग्स। यानी कि अगर कोई मान लो केस की ऑनलाइन सुनवाई करनी हो, वो व्यक्ति अगर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काम किया जा सकता है, या फिर टाइम और पैसे को बचाने के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ किया जा सकता है। इससे यहाँ पर जो इंसान है अगर दूर से आ रहा है, ट्रैवल करने का उसका जो बर्डन है, प्लस उसकी सेफ्टी, बाकी सारी चीज़ें, वो सब यहाँ पर कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। उसका बर्डन, उसका जो बोझ है उसके ऊपर, वो कम हो जाएगा। सीधा वो घर से बैठकर, कहीं और से बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे केस की सुनवाई कर सकेगा। तो ये काम हो सकता है। कोविड-19 में कुछ कोर्ट्स थे जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ केसेस को सॉल्व किया है। समझ गए। तो डिजिटाइजेशन की वजह से कोर्ट में क्या ट्रांसफॉर्म हो सकता है ये हमने समझा। लेकिन पता है, ये जो टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं, अगर इसको जुडिशियल सिस्टम में लाएंगे, हम लागू करेंगे, तो लागू करने में भी कई सारी चुनौतियां हैं, कई सारे चैलेंजेस हैं। नंबर 1 चैलेंज है डेटा सिक्योरिटी, क्योंकि ऑनलाइन का मतलब है डेटा। भैया ऑनलाइन सिस्टम जो चल रहा है, लगातार बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब इतना सारा डेटा जुडिशियल सिस्टम का ऑनलाइन वे में रखना और सिक्योर रखना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है डेटा ब्रीच को लेकर कई सारी खबरें आती रहती हैं कि भाई ये डेटा यहाँ से लीक हो गया, वहाँ से लीक हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पहला चैलेंज है, डेटा को सुरक्षित रख पाना।
आगे तक सुरक्षित रख पाना, ये पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो टेक्नोलॉजीज तेज़ी से बढ़ रही हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो मशीन्स हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि अपने एल्गोरिथम के बेसिस पर, मतलब अगर जिस तरीके से उस मशीन को डिज़ाइन किया जाएगा, जिस इंसान ने डिज़ाइन किया होगा, उसकी जो मेंटल हेल्थ होगी, वही कहीं ना कहीं जो उसके मेंटल थॉट्स हैं वही उस मशीन के अंदर होंगे। तो उससे बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन उस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखा जा सकता है, जो कि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है और कहीं ना कहीं वो हमारे जस्टिस सिस्टम के अंदर अन्याय कर सकता है या फिर असमानताएं पैदा कर सकता है, इनइक्वालिटीज़ जिसको हम बोलते हैं। समझ गए? तो ये दूसरा चैलेंज हो गया। तीसरा चैलेंज है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं, है ना, वो इतने ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है। कोविड में भी ऐसा हुआ था। अब बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर्स है भाई, लाजवाब एक्सपीरियंस, उनको इतना शानदार पढ़ाते हैं, लेकिन वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे। अब जैसे कोविड आया, ऑनलाइन उनको इतना ज़्यादा नॉलेज था नहीं, टेक्निकली उतना ज़्यादा एक्सपर्ट थे नहीं। अब क्या हुआ, उनका जो सारा एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे काम नहीं आ पाया। समझ गए? तो बहुत सारे लीगल प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिनको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ इतनी है नहीं, इतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं वो चीज़ों को थोड़ा सा समझने में अभी असक्षम है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर उसका एक प्रॉब्लम प्राइवेसी कंसर्न को लेकर। भैया एमर्जी जो टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिल रही हैं ना, ये एक इंसान के प्राइवेसी राइट्स का वायलेशन भी कर सकती हैं। इतना सारा डेटा आपका निकाला जाता है तो आपका जो डेटा है वो ब्रीच हो सकता है। या फिर एग्जांपल, अगर फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी भी है, आपके मोबाइल फ़ोन में भी है, सभी जगह पर आजकल लग रही है ये, भाई आपका फेस का जो सारा डेटा है वो रखा जाएगा। फेस स्कैन करने के बाद में आपका जो मोबाइल है वो अनलॉक होता है, लेकिन उससे पहले आपके फेस का डेटा वो मोबाइल फ़ोन ले लेता है ना। फिर उस तभी तो यहाँ पे आप जब शक्ल दिखा दो तब वो मोबाइल फ़ोन ओपन होता है। तो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं जो यूज़ की जा रही है एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर कह सकते हो बिना उसके अप्रूवल के, बिना उसके कंसेंट के भी यहाँ पर उसको यूज़ किया जा सकता है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी है, स्पेशली डेटा को लेकर। और लास्ट में एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती है पैसा। अगर इससे कुछ फ़ायदे भी, अगर हम इसको लागू करने की सोचे भी, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, वो थोड़ा सा उसमें खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। जुडिशियल सिस्टम के पास में इतना सारे रिसोर्सेज हमारे पास में है नहीं कि हम इन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर में इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक्सपेंसिवनेस है, इस वजह से थोड़ा सा ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है। अब यहीं पर ना कुछ और सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? पहला सॉल्यूशन है एथिकल कंसिडरेशन। जो टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं इसको हमें एथिकली लागू करना होगा, यानी कि हमें सही गलत को समझने के बाद में लागू करना होगा, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो ये टेक्नोलॉजीज़ को हमने लागू किया है वो अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सके, हमेशा सही काम करे या फिर न्याय का साथ दे। दूसरा काम, हमें डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है तो डेटा सिक्योरिटी के ऊपर मेन फोकस करना होगा। फिर एक्सेसिबिलिटी, जो हमारे जुडिशियल सिस्टम है उनको इंश्योर करना होगा कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो डिसेबिलिटीज़ के कैटेगरी में आते हैं, कोई दूसरे व्यक्ति हैं, उन सबको प्रॉपर टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस है वो मिल सके। फिर उसके बाद में हमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को भी यहाँ पर मेंटेन करना होगा, सभी चीज़ें लोगों के सामने रखी रहें। ट्रेनिंग और एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाना होगा, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम को इंश्योर करना होगा जो जजेस हैं, लॉयर्स हैं, बाकी सारे दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, एजुकेट किया जाए कि कैसे यहाँ पर इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है इफेक्टिव तरीके से। तो ये कुछ सोल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा टॉपिक जो मैंने हट के आपको कुछ डेटा प्रोवाइड करवाया। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आपने मतलब आलस नहीं करना है पढ़ने में। ठीक है, बाकी आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो मेंस का क्वेश्चन हमारा इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, ध्यान रखना। तो मैं आपको वही क्वेश्चन दे देता हूँ यहीं पर। ठीक है, तो क्योंकि अभी आगे हम आएंगे एडिटोरियल डिस्कशन पे तो उस समय पर ही बता दूंगा, बट मेंस का क्वेश्चन आज का ये है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? What are the main challenges hindering the effective application of emerging technologies in judicial system, and how can they be addressed to improve the efficiency and fairness of the justice system? क्या क्या मेन चैलेंजेस हैं, क्या क्या मेन चुनौतियां देखने को मिल जाती हैं कहीं ना कहीं इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को हमारे जुडिशियल सिस्टम में अच्छी तरीके से लागू करने में, और कैसे हम इन सभी चुनौतियों से लड़ सकते हैं ताकि हम अपने जस्टिस सिस्टम की एफिशिएंसी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, इसकी जो कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हो कि इफ़ेक्टिवनेस उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें।
नाउ हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ ताकि इसको हिंदी माध्यम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो और अच्छे से हर एक वर्ड को समझ कर बहुत अच्छा उत्तर लिख पाएँ। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, न्यायिक प्रणाली में उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रभावी अनुप्रयोग में बाधा डालने वाली मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं, और न्याय प्रणाली की दक्षता और निष्पक्षता के सुधार के लिए उन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, सबसे पहले टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर ऑलरेडी 70,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जाकर जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल सकेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा ग्रुप काम कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। अगले आर्टिकल में बोला जा रहा है, सेंटर अनाउंसेस स्कीम टू सपोर्ट माइनर रेप विक्टिम्स। देखो, माइनर की बात करते हैं तो मतलब 18 से कम उम्र की बात की जा रही है। ठीक है, लेस देन 18। तो कई सारी यहाँ पर बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी उम्र 18 से कम है और कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की होती हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके साथ में रेप वाली जो घटना है वो भी हुई होती है। तो खासकर जो रेप से पीड़ित यहाँ पर 18 साल से कम उम्र के माइनर हैं, कम उम्र की यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं, उनके लिए केंद्र सरकार ने एक स्कीम को अनाउंस किया है ताकि उन्हीं बच्चियों को सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए स्कीम है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, जो माइनर रेप विक्टिम्स हैं, 18 साल से कम उम्र वाली जो रेप से गुजरे हुए यहाँ पर कह सकते हो रेप से पीड़ित हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके दिमागी हेल्थ के ऊपर, जो उनकी मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, उसके ऊपर एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा हुआ होता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिसाइड किया कि हम उनको मेडिकल, फाइनेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। अगर किसी बच्ची के साथ में कोई सेक्सुअल एजॉल्ट हुआ है और उस सेक्सुअल एजॉल्ट की वजह से कहीं ना कहीं वो प्रेगनेंसी वाले स्टेज में आ चुकी है, तो ऐसे केसेस के अंदर में जो पीड़ित है उसको मेडिकल भी, फाइनेंशियल भी और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान रखा जाएगा, पैसों का सपोर्ट प्लस यहाँ पे घर वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी यहाँ पर मिलने वाला है, सर के ऊपर छत वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये जो स्पेशल स्कीम है इसको अनाउंस किया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, मंडे में इसको अनाउंस किया था। और जो ये स्कीम है ये कहीं ना कहीं कह सकते हो निर्भया फंड के अंडर में रहने वाली है। निर्भया फंड के अंडर में ही अभी 74.1 करोड़ के आसपास जो पैसा है वो अभी अलोकेट करा गया है। मतलब ये स्कीम वैसे निर्भया फंड के अंदर में है, बट 74.1 करोड़ के आसपास जो पैसा है वो उसमें अलोकेट किया गया है, इतना पैसा खर्चा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो खासकर हमारा मिशन वत्सल्य स्ट्रक्चर है, मिशन वत्सल्य के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो थोड़ी देर में आपको मैं बताऊँगा। तो क्या हुआ है, सरकार ने एडिशनली यहाँ पे बोला है कि जो मिशन वत्सल्य का स्ट्रक्चर है ये कोलैबोरेट करेगा हमारी राज्य सरकारों के साथ में, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के साथ में, ताकि हम लोग पूरी तरह से इन माइनर विक्टिम्स को सपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो मिशन वत्सल्य वैसे 2021 में लॉन्च किया गया था। ये मिशन वत्सल्य का मेन मकसद है जो हमारे बच्चे हैं, खासकर छोटे बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा करना प्लस उनके कल्याण के ऊपर ध्यान देना। ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर और क्या बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि ऐसी ना विक्टिम्स बहुत सारे हैं, क्योंकि साल 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करोगे तो साल 2021 की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट ने बताया कि लगभग 51,000 कितने 51,863 केसेस पोक्सो के अंदर में रजिस्टर्ड करे गए थे। पोक्सो समझ रहे हो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने का काम करता है ये एक्ट। तो ऐसे एक्ट के अंदर कई सारे केसेस को रजिस्टर्ड किया गया, 50,000 से ज़्यादा केसेस को रजिस्टर्ड किया गया, जिसमें सेक्सुअल एजॉल्ट के केसेस भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं ताकि जो रेप विक्टिम्स हैं इनको हम सपोर्ट कर सकें। उसके अलावा जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह हैं वो भी तैयार कर ली गई हैं। सरकार ने बोला है कि लगभग 415 के आसपास पोक्सो वाली फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को हमारे देश में बना दिया गया है। ऐसी कोर्ट जो कि तुरंत यहाँ पे इस केस को हैंडल करेंगी, किसी के साथ में घटना होती है तो उसको तुरंत न्याय मिला है, तुरंत यहाँ पे न्याय दिया जाए।
उसके ऊपर मेन फोकस रहने वाला है। तो उस प्रकार के कोड्स के ऊपर भी अभी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये था यहाँ पर पूरा का पूरा आर्टिकल। लेकिन इस आर्टिकल से दो रेलिवेंट चीज़ें निकल कर आती हैं जो डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। जैसे नंबर 1 पॉइंट जो हमारा मिशन वत्सल्य है वो, नंबर 2 पॉइंट हमारा पोक्सो एक्ट क्या है वो। ये दो स्पेशल चीज़ें आपने पता होनी चाहिए, एक एक करके समझेंगे। पहले समझेंगे मिशन वत्सल्य के बारे में। अब मिशन वत्सल्य का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। देखो, बोला जा रहा है कि साल 2009 से पहले जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन्होंने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए 3 स्कीम्स को लागू किया, 3 स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो अब क्या होता है, फिर साल 2010 के अंदर में जो तीनों स्कीम्स चलाई गई थी उन तीनों को आपस में मिला दिया गया। मिलाने के बाद में एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम तैयार की गई। नाम भी इसका यही था। लेकिन फिर साल 2017 में इसका नाम फिर से बदला गया और नाम बदलकर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम कर दिया गया। मतलब जो इसका नाम था पहले चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम, इसका नाम बदल दिया गया और नाम बदलने के बाद में 2021-22 में इसका नाम बदलकर मिशन वत्सल्य कर दिया गया। ठीक है, तो 2010 में एक बार नाम बदला, फिर 2017 में फिर से नाम बदला, सर्विस स्कीम लगा दिया, फिर उसके बाद में फिर से इसका नाम 2021-22 में बदल जाता है। तो लास्ट में एट द लास्ट इसका नाम मिशन वत्सल्य रख दिया जाता है। तो मिशन वत्सल्य एक अम्ब्रेला स्कीम एक सबसे बड़ी स्कीम जिसके अंडर में और कई सारी स्कीम्स आती हैं। तो एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसका मेन काम है हमारे देश में जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा करना। मिशन वत्सल्य के अंदर में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो इसका मेन काम है कि हमारा जो खासकर सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर मजबूत करना है ना, और बाकी सारी चीज़ों को लेकर अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें वैसे अंदर कई सारे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है जो हमारे चाइल्डहुड है, जो बच्चों का बचपना है, उसको एक हेल्दी और हैप्पी बचपना रहे सभी बच्चों का, बच्चों के साथ में कोई दुर्घटना ना हो, है ना, क्योंकि दुर्घटना अगर होती है तो उससे सीधा उनको इमोशनली और मेंटली अटैक होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा वो परेशान रहते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपना प्रॉमिस कर रखा है कि हम लोग 2030 तक ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे। इन डेवलपमेंट गोल्स में बच्चों को प्रोटेक्शन को लेकर भी बातचीत की गई है। ठीक है, तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा, समझ गए। अब उसके बाद यहाँ पर ये तो मैंने आपको बताया मिशन वत्सल्य। उसके अलावा यहाँ पर आर्टिकल में पोक्सो के बारे में बात की गई है। पोक्सो क्या है, यह प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो ये जो पोक्सो है ना, ये बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ से बचाने का काम करता है। 2012 में इस एक्ट को लेकर आया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू। इस एक्ट का मेन काम यह है कि 18 से कम उम्र में अगर किसी बच्चे के साथ में सेक्सुअल एसॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट या पोर्नोग्राफी ऑफेंस या इस प्रकार का कोई ऑफेंस होता है तो फटाफट यहाँ पर उसको न्याय देने का काम करना। अब इस एक्ट के अपने आप में कुछ फीचर्स हैं, जेंडर न्यूट्रल है, ऐसा नहीं है केवल ये लड़कियों के लिए काम करेगा, लड़कों के लिए भी काम करेगा, ये आपने ध्यान में रखना है। तो जेंडर न्यूट्रल टोन आपको देखने को मिलेगा इसका। ये चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ विक्टिम्स के लिए है, स्पेशली जिनकी उम्र 18 साल से कम है। इसमें कह सकते हो कि यहाँ पर ये जो विक्टिम होगा, जो पीड़ित होगा, वो अपना जो मतलब किसी का जो अपराध है वो कभी भी रिपोर्ट करवा सकता है। ठीक है, कभी भी रिपोर्ट करवा सकता है। मान लो उसके साथ कुछ साल पहले यहाँ पर इस प्रकार का अपराध हुआ था तो वो काफ़ी साल बाद भी यहाँ पर इस अपराध को जो है रिपोर्ट करवा सकता है कि हाँ उसके साथ में ये अपराध हुआ था। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर बोला जाता है किस चीज़ को लेकर, ये जो एक्ट है ना, ये कहीं ना कहीं इसकी एक लीगल ड्यूटी ये भी है कि लोगों को अवेयर करे और बताए यहाँ पर सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में। ठीक है, लोगों को यहाँ पे अवेयर करने के बारे में भी यहाँ पर बताया। मतलब अगर मान लो एक पर्सन है जिसको पता है कि भैया ये सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है इसके साथ में, और अगर वो इस बात को नहीं बताता है तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को भी सज़ा दी जा सकती है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, अगर एक व्यक्ति अवेयर है कि भाई यहाँ पे उसको पता है इस चीज़ के बारे में तो कहीं ना कहीं उसको भी रिपोर्ट करना बनता है, ये बात आगे। बाकी इसी पोक्सो एक्ट के अंदर में कई बार अमेंडमेंट करे गए, 2019 में जैसे चेंज किया गया था ऐसे कई बार ऐसे अलग अलग चेंजेस करे गए हैं, यह आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे आता है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नवाएंगे पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज़ बिजनेस पेज। तो यहाँ पे बिज़नेस से रिलेटेड या फिर कह सकते हो इकॉनमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इकॉनमी से रिलेटेड आपको ये आर्टिकल नज़र आता है। क्या बात की जा रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है हमारी जून के महीने में वो थोड़ी सी यहाँ पर ईज़ हुई है, थोड़ी सी कम हुई है मई के कंपैरिजन में। अब देखो भैया क्या हुआ है, जुलाई का महीना आ चुका है, 4 तारीख आज हो चुकी है। तो जैसे जैसे महीना ख़त्म होता है पिछले महीने का डेटा निकल कर आता है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम जुलाई के महीने में आए तो जून के महीने में महंगाई, जीएसटी वगैरह वगैरह ये सारा डेटा निकल कर आएगा। तो अभी जून के महीने में है, जुलाई के महीने में है, तो अभी बताया जा रहा है कि पूरा जून का महीना ख़त्म हो चुका है। तो पूरे जून के महीने में जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारी, वो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कैसी रही है, उस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को लेकर
हमारा पीएमआई इंडेक्स हर महीने रिलीज़ होता है, जिसको हम लोग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के नाम से। तो पीएमआई ने यहाँ पर बताया है कि मई के महीने में जो स्कोर था मई के महीने का, वो 58.7 था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा इस प्रकार से ग्रो हो रहा था, जबकि जून के महीने में ये थोड़ा सा गिरकर 57.8% हो चुका है। लेकिन भले ही ग्रोथ तो हुई है, क्योंकि 50% से ऊपर का मतलब ही है ग्रोथ होना। लेकिन क्योंकि फिर मई के महीने से थोड़ा सा कम है, तो हम लोग मई के महीने से कहेंगे बिल्कुल जून में एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। समझ गए? क्लियर हो गया? नाउ अब क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो डेटा है ना, ये हर महीने आता है, हर महीने अलग अलग डेटा आता है, चेंज होता रहता है। वो आपसे डेटा या परसेंटेज कभी नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स या इंडेक्स क्या है, कौन तैयार करता है, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये इंडेक्स ना बेसिकली सर्वे के बेसिस पर किया जाता है। सर्वे समझ रहे हो? मतलब जगह जगह पर जो बिजनेस होंगे, है ना, या जैसे कि जून के महीने में जितने भी बिजनेस थे हमारे, उन बिजनेस तक लोग पहुंचने के बाद में उनसे पूछा कि भैया पिछले महीने आपकी कैसी सेल हुई थी, रिकॉर्ड्स देखकर बताओ इस बार कैसी सेल हुई है। तो अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स देखने के बाद में डेटा देते हैं अपना। उसके बाद यहाँ पर सर्वे तैयार किया जाता है, तब हम बता पाते हैं कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसा रहा है इस बार। ठीक है, तो ये सर्वे किया जाता है लोगों से पूछकर, फिर इसका अगले पिछले महीने से कंपैरिजन भी किया जाता है। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का जो मेन पर्पस होता है वो होता है हमारे देश का जो बिजनेस सेक्शन है उसको लेकर इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करवाना। ठीक है, बिजनेस कंडीशंस कैसी हैं इस चीज़ को लेकर इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाना। अब ये जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग आता है और सर्विस सेक्टर के लिए अलग आता है। अभी आज तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर आया है, कल हो सकता है सर्विस सेक्टर को लेकर आ जाए, तो सेपरेटली पब्लिश होते हैं ये। ठीक है, फिर उसके बाद में परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स के अंदर में नंबरिंग दी जाती है किसी पर्टिकुलर महीने को 0 से लेकर 100 के बीच में। लेकिन 50 के ऊपर अगर नंबर मिल रहा है तो मतलब ऑब्वियस ही बात है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ है, ग्रो किया है। लेकिन ध्यान रखना, ये नंबर अगर 50 से कम है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इस बार ग्रोथ ज़्यादा बढ़िया नहीं हुई है। और नंबर 50 है तो मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, वैसे अभी आप देखोगे तो मई के महीने में 58 है और जून के महीने में 57 है। तो मई के कंपैरिजन में जून में थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग कम हुआ, अदरवाइज यहाँ पर काफ़ी सिमिलर नज़र आएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को तैयार कौन करता है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पहली चीज़ तो हर महीने के स्टार्टिंग में आ जाता है। जैसा अभी जुलाई का महीना है, 4 जुलाई तो है, शुरुआती तो है महीने की, आज आ गया। ठीक है, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंडिकेट करने का काम करता है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को तैयार किया जाता है IHS मार्केट के थ्रू, और ये 40 से ज़्यादा अलग अलग देशों के लिए तैयार करता है। IHS मार्केट क्या है? IHS मार्केट हमारा एक दुनिया में एक बहुत बड़ा लीडर की कैटेगरी में रखा जाता है, इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स के कैटेगरी के अंदर में। IHS मार्केट हमारा S&P ग्लोबल का एक हिस्सा है। बाकी ये जो डेटा निकल कर आता है हमारा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का, ये डेटा हमारे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से अलग होता है। आपको मैंने पहले इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा रखा है, याद होगा। IIP में हम बेसिकली हमारे देश की टोटल 8 मेन कोर इंडस्ट्रीज़ के डेटा को देखते हैं, वो इंडस्ट्रीज़ किस प्रकार से महीने में ग्रो की हैं। जबकि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक बड़े एरिया को कवर करता है, हमारे पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ब्रॉडर तरीके से कवर करता है, जबकि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इतना ब्रॉड तरीके से, इतने बड़े तरीके से कवर नहीं करता है। ठीक है, अब परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस इसका महत्व है। पहली चीज़, आप इकॉनमी के अंदर एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, अपनी इकॉनमी का अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिजनेस सेक्टर किस तरीके से चल रहा है पिछले कुछ महीने में और अभी क्या चल रहा है, आप इससे आगे का अंदाज़ा लगा पाओगे। इतिहास देख के आगे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंडिकेटर है, मैं आपको बता चुका हूँ, प्लस इससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सकती है। इवन जो हमारी सेंट्रल बैंक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो भी यहाँ पर इस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का यूज़ करती है अपना ब्याज का दर को सेट करने में, जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उसको सेट करने में। समझ गए? तो ये था यहाँ पर हमारा कंप्लीट आर्टिकल। नाउ चलते हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। तो दोस्तों, आज के एडिटोरियल सेक्शन में केवल और केवल एक एडिटोरियल रेलिवेंट है, वह ये वाला है। और मेंस का क्वेश्चन आज का मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर लोग डायरेक्टली मेंस का क्वेश्चन लेने के लिए आए हो इस वीडियो में, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको मेंस का क्वेश्चन दे दिया है ऑलरेडी वीडियो के अंदर में।
जो मैंने आर्टिकल अभी आपको कोर्ट वाला पढ़ाया है ना, डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट, वहाँ पे मैंने आपको मेंस का क्वेश्चन दे दिया है। बट आज जो एडिटोरियल है, एक लौता एडिटोरियल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दो कॉन्सेप्ट के बारे में जानने को मिलेगा। मतलब ये आर्टिकल एक ऐसा है जिसमें से प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मेंस के लिए भी हैं, और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल सारे पेपर्स को आप कनेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे बात करेंगे नाटो और नाटो प्लस की, दैट इज़ नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो राइटर हैं जिनका नाम है शक्ति प्रसाद श्रीचंद, एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज़ हैं, ठीक है। तो जो खासकर हमारा JNU है उसमें स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में भी यहाँ पर प्रोफेसर रहे हैं। तो इनका जो मेन फोकस है वो नाटो प्लस के ऊपर यहाँ पे इन्होंने दिया है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले हमें एक बेस क्लियर करना होगा। वो बेस ये है कि सर ये नाटो और नाटो प्लस है क्या एग्जैक्टली। पहली चीज़ समझो, नाटो क्या है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और आज के समय में नाटो में टोटल 31 मेंबर्स हैं। एक मेंबर, अभी आप कहोगे 30 होने चाहिए थे, हम तो 30 पढ़ के आ रहे हैं। अभी आपको पता होगा फिनलैंड नाम का जो देश है वो साल 2023 में इसका मेंबर बन चुका है। तो टोटल 31 कंट्रीज़ यहाँ पे इसका हिस्सा हो चुकी हैं। अब जब आप नाटो की बात करते हैं ना, तो नाटो बनाया गया था ताकि रशिया से लड़ा जा सके। हमारी वर्ल्ड वॉर के बाद में जो शीत युद्ध स्टार्ट हुआ, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है ना, 1991 में आपको पता होगा कि जो सोवियत यूनियन था वो टूट गया था, USSR जो था वो टूटने के बाद में कई सारे जो देश हैं USSR में से निकल कर आए। ये सारे रशिया के आसपास के जो कंट्रीज़ है, इवन यूक्रेन भी है ना, पहले सब रशिया का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन बाद में जैसे ही USSR 1991 में टूटता है, ये सारे देश अलग हो जाते हैं। समझ गए। अब क्या होता है, जो ये वॉर चल रहा होता है कोल्ड वॉर, इसमें कोई हाथापाई नहीं चल रही है, बस खाली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ रशिया को रोकने के लिए, ये रशिया के एक्सपेंशन को रोकने के लिए नाटो का निर्माण करती हैं, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के अंदर में अभी के समय पर तो केवल और केवल आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं, ये वाली जो खासकर ये जो नॉर्थ एटलांटिक ओशन आपको दिख रहा है ना, जो मैंने सर्किल बनाया है, इसी पर्टिकुलर रीजन की सुरक्षा करने के लिए, इसी को प्रोटेक्शन देने के लिए नाटो को बनाया गया था। और इस नाटो के अंदर इधर के देश हैं और इधर के देश हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ओशन के जस्ट आसपास हैं। तो नाटो में कौन कौन से देश हैं, जैसे बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, कनाडा, उसके बाद में लग्जमबर्ग, ग्रीस, टर्की, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोएशिया। ये सारी कंट्रीज़ वो हैं जो कि रशिया से निकल कर आई थी USSR टूटने के बाद में। तो मतलब जो नाटो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंच चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नाटो का एक्सपेंशन काफ़ी खतरनाक हुआ है। ये 1990 का फ़ोटो है। ये 1990 में नाटो की कंट्रीज़ केवल इतनी हुआ करती थी, और ये जो देश हैं इधर, ये सब वॉर्सो पैक्ट के हिस्से हुआ करते थे। लेकिन फिर 2015 तक आते आते आप देख पाओगे जो ये देश हैं जो सब रशिया में हुआ करते थे, सब यहाँ पे नाटो के मेंबर बन गए। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब के सब नाटो के मेंबर्स आज के समय पर हैं। और नाटो का पता है एक इनका कह सकते हो प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? नाटो के अपने खुद के आर्टिकल्स, और इनका आर्टिकल 5 ये बोलता है कि जितने भी, सपोज आज के समय पर 31 देश हैं ये नाटो के, तो जितने भी ये देश हैं, अगर इनमें से कोई देश केवल इनमें से किसी एक कंट्री के ऊपर भी अटैक करता है, तो ये सारी की सारी 31 कंट्री साथ में मिलकर उस देश के ऊपर अटैक करेंगी। तो ये बेसिकली यहाँ पर नाटो का रूल है। और अभी आप देख पाओगे, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कि बात बिल्कुल सच्ची है। सच्ची क्या है ये आप लोग भी देख पा रहे होंगे। रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, और रशिया यूक्रेन के वॉर में यूक्रेन ने यहाँ पर कभी नहीं सोचा होगा कि हाँ रशिया को इतना लंबे समय तक टक्कर दे सकेंगे, या फिर रशिया ने कभी नहीं सोचा होगा हमें इतना समय लग जाएगा यूक्रेन में पूरी जीत हासिल करने में। आप देख पाओगे इस वॉर को स्टार्ट हुए हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। यूक्रेन ने लगातार रशिया को रेजिस्ट किया है, लगातार बराबर की टक्कर दी है। और आगे बोला जा रहा है कि अभी आने वाले समय पर दसियों साल तक ये वॉर चलने वाला है। इवन रशिया की साइड से स्टेटमेंट आया है। तो रशिया का फेलियर हमने देखा यूक्रेन के अंदर में। लेकिन रशिया स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंट था कि अरे कुछ ही दिन में यहाँ पर निपटा देंगे और यूक्रेन का कंट्रोल अपने पास में ले लेंगे। लेकिन यूक्रेन ने ज़बरदस्त रेजिस्टेंस दिखाया। लेकिन वो रेजिस्टेंस कैसे मिला? वो रेजिस्टेंस इसलिए मिला क्योंकि यूक्रेन को नाटो का साथ मिला है। ये जो नाटो कंट्रीज़ आपको दिख रही हैं पीछे ब्लू वाली, वो लगातार यहाँ पे यूक्रेन को सपोर्ट की हैं। चाहे आप जर्मनी की बात कर लो, काफ़ी हथियार यहाँ पर सेल किए। यूके की बात करो, यूके ने लगातार यूक्रेन को सपोर्ट किया। अमेरिका की बात कर लो, लगातार यहाँ पे यूक्रेन को सपोर्ट किया।
ये कंट्रीज़ ने लगातार यहाँ पर यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड करवाए हैं, जिसकी वजह से लगातार यूक्रेन रशिया को टक्कर दे पाया, रेजिस्टेंस दे पाया है। अभी ना कुछ सालों पहले तक बात ये चल रही थी कि भैया नाटो पुराना हो चुका है, नाटो को ख़त्म कर देना चाहिए, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आउटडेटेड हो चुका है भैया, इसको ख़त्म कर दो, आज के समय पर इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन जो ये रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है ना, इस वॉर को देखने के बाद में जो कंट्रीज़ है वो वापस जाग गई हैं। उन्होंने ये देखा कि किस प्रकार से यूक्रेन ने इतने बड़े देश को टक्कर दिया। तो अभी भी यहाँ पर लोगों में दिलचस्पी जाग चुकी है कि हम भी नाटो का मेंबर बनेंगे। और नाटो का मेंबर बनने से क्या होगा, नाटो की सारी देश उस देश की सुरक्षा करने में लग जाएंगे, सब एकजुट आ जाएंगे, उस देश के ऊपर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसे युद्ध वाली या उस देश के टेरिटरी को कोई कब्जा सके, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने देगा नाटो। तो लोगों में वापस से यहाँ पर नाटो का ज्वाइन करने का लेकर जो यहाँ पर दिलचस्पी वो बढ़ गई। इवन फिनलैंड और स्वीडन दोनों ने मांग की नाटो ज्वाइन करने की। स्वीडन तो अभी ज्वाइन नहीं कर पाया है, बट फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, फिनलैंड के बराबर में स्वीडन है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ऑलरेडी नाटो के मेंबर्स हैं। फिनलैंड ने भी ज्वाइन कर लिया, स्वीडन ने अभी तक नाटो ज्वाइन नहीं किया है। दोस्तों ये था पूरा का पूरा यहाँ पर बेसिक, ये आपने समझा। अब अमेरिका ने एक प्रपोजल दिया है कि इंडिया भी नाटो प्लस का हिस्सा बन जाए। नाटो नहीं, देखो नाटो अलग है, नाटो प्लस अलग है। अब नाटो क्या है, मैंने आपको बता दिया। नाटो तो भैया कोल्ड वॉर से स्टार्ट हुआ है ना, सोवियत यूनियन खत्म होने के बाद में कोल्ड वॉर के एंड में जो है नाटो जो है कहीं ना कहीं इसका रेलिवेंस खत्म होता चला गया। लोग समझने लगे यार नाटो बहुत पुराना हो गया, लेकिन अभी वापस से रेलिवेंस बढ़ चुका है जब यूक्रेन को सपोर्ट किया नाटो ने उसके बाद से। तो अभी नाटो में टोटल 31 देश हैं, क्योंकि फिनलैंड आखिरी देश है, 31वां देश है जिसने यहाँ पर नाटो को ज्वाइन किया था अभी अप्रैल 2023 में। स्वीडन अभी भी यहाँ पर इस नाटो को ज्वाइन करना चाहता है, ज्वाइन कर नहीं पाया है। तो नाटो क्या है वो तो आपको समझ में आ गया। लेकिन सर ये बताओ, ये नाटो प्लस क्या है? नाटो प्लस में अभी ना ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। नाटो प्लस में अभी केवल 5 देश हैं। वो 5 देश कौन कौन से हैं ध्यान रखना है दोस्तों, पूछा जाएगा ये एग्जामिनेशन में 100%। उन 5 देशों में है हमारे अमेरिका के सारे दोस्त, अमेरिका के एलाइज। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 न्यूजीलैंड, नंबर 3 जापान, नंबर 4 इजराइल, नंबर 5 साउथ कोरिया। ये टोटल 5 मेंबर्स हैं नाटो प्लस के। अब बोला यह जा रहा है कि इंडिया को भी नाटो प्लस का हिस्सा बना लिया जाए। खैर इंडिया अभी काफ़ी साल लेने वाला है इसको सोचने के लिए। भारत के पास में प्रपोजल आया, भारत चाहे तो आज नाटो प्लस को ज्वाइन कर सकता है, बट इतनी जल्दी हम ये कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि यहाँ पर राइटर ने बोला है कि इंडिया को ये अमेरिका के जो नाटो प्लस का ऑफर है ना, ये रिफ्यूज़ कर देना चाहिए, मना कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अमेरिका का ही इंटरेस्ट है। अब दोस्तों इस प्रकार से कोई भी अगर देश दूसरे देश के साथ में बहुत ज़्यादा संबंध बढ़ा रहा है, उसके पीछे का रीज़न ऐसा नहीं है कि वो आपके हित में बात करेगा, उसके पीछे का रीज़न है वो अपने खुद के हित में बात करेगा। कैसे? तो अमेरिका ने भैया रशिया को तो फंसा दिया, यूक्रेन से भिड़वा दिया रशिया को। अब वो रशिया ने बोल दिया भाई दशकों को लग जाएंगे उसमें लड़ाई में। अब वो रशिया जो है लगा पड़ा है उसमें लड़ाई में। अब बचा कौन? दूसरा चाइना। तो अमेरिका अब ये छुरा लेकर पहुंच रहा है चाइना की साइड में। अब चाइना से भिड़ना चाह रहा है, चाइना को भी इस प्रकार से फंसाना चाह रहा है, क्योंकि देखो सभी को पता है कि चाइना एक सुपर पावर की तरफ आगे बढ़ रहा है। और वैसे अभी हम दुनिया में अमेरिका को सुपर पावर बोलते हैं, लेकिन अमेरिका को खुद को ही पता है कि अगर चाइना को रोका नहीं गया तो आने वाले समय पर आज नहीं तो कल सुपर पावर का टैग चाइना ले जाएगा, जिस तरीके से चाइना ने पिछले कुछ सालों में अपनी ग्रोथ को दिखाया है। अब क्या हुआ, अमेरिका चाइना को रोकने के लिए, चाइना को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहता है, भारत को नाटो प्लस का हिस्सा बनाना चाहता है, जिससे अभी तो खैर जो नाटो है वो नॉर्थ एटलांटिक ओशन में है। अब फोकस किया जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में लाने के लिए, क्योंकि इधर नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड हो गया, जापान इधर हो गया, ऊपर साउथ कोरिया हो गया। भैया ये सारे देश इंडो पैसिफिक रीजन में ही तो हैं। तो अभी नाटो का एक्सपेंशन सीधा इंडो पैसिफिक रीजन में किया जा रहा है। इसमें आपको देखो और बेहतरीन तरीके से आप समझ पाओगे। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, नीचे न्यूजीलैंड हो गया, ये इंडिया हो गया, इधर जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया। तो ये कंट्रीज़ नाटो प्लस के मेंबर्स अभी केवल ये हैं। ठीक है, और इधर अभी इंडिया नहीं है। तो बस खाली यहाँ पर अमेरिका ने प्रपोजल दिया कि भाई नाटो यहाँ तक तो तैयार हो चुका है, अब नाटो एक्सपेंशन में नाटो प्लस दूसरा हम यहाँ पे तैयार करना चाहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में, जिससे आने वाले समय में अगर चाइना
ताइवान के ऊपर अटैक कर भी दे तो, क्योंकि ये नाटो प्लस के अगर देश बन जाएंगे ना, तो क्या होगा, इनकी मजबूरी होगी ताइवान को बचाना। क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि नाटो का आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि अगर हमारे नाटो कंट्रीज़ में से किसी भी एक दूसरे के ऊपर अटैक हुआ, इसका मतलब हम सब के ऊपर अटैक हुआ, हम सब मिलकर उस देश के ऊपर अटैक करेंगे जिसने अटैक किया था। तो अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर भी देता है, ताइवान को कब्जाने की कोशिश करता है, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया लगातार ताइवान को हथियार सप्लाई करेगा, न्यूजीलैंड वेपन सप्लाई करेगा, जापान वेपन सप्लाई करेगा, साउथ कोरिया वेपन सप्लाई करेगा। ताइवान को चारों तरफ से सपोर्ट मिलेगा। इससे क्या होगा, चाइना, जैसे रशिया आज यूक्रेन नहीं कब्जा पा रहा, वैसे ही चाइना ताइवान नहीं कब्जा पाएगा। समझ गए? अब क्या है, ये इधर लग जाएगा, ये इधर लग जाएगा, इनकी इकॉनमी को लगातार लॉस होता रहेगा। जैसे रशिया की इकॉनमी पिछले कुछ समय पर डाउन हुई है, लॉस हुआ है, वैसे यहाँ पर चाइना को भी ये ऐसे ही फंसा देंगे। बस चाहते ये हैं कि इंडिया को भी नाटो प्लस का हिस्सा बनाया जाए। अब इंडिया नाटो प्लस का हिस्सा बन जाएगा तो अगेन, क्योंकि देखो चाइना का अग्रेशन काफ़ी बढ़ रहा है। देखो ये रीज़न जो है कि नाटो प्लस अपने आप में बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे का रीज़न खुद चाइना भी है। चाइना ने इस प्रकार से अपना अग्रेशन दिखाया है इन देशों के प्रति कि इन देशों ने सही समझा नाटो प्लस को ज्वाइन करना। और ये बात मतलब कॉमन ही होगी कि आने वाले समय पर ये इनमें से कुछ कंट्रीज़ और होंगी जो नाटो प्लस को आगे ज्वाइन करेंगी, बड़ी बड़ी देश। बट इंडिया यहाँ पर अभी ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन इंडिया के लिए प्रपोजल जारी है। यूएस चाहता है इंडिया भी नाटो प्लस को ज्वाइन करे, जिससे अगर यहाँ पर वैसे इंडिया को भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अगर बॉर्डर पर कोई एग्रेशन होता है, कोई यहाँ पर डिस्प्यूट होता है, वैसे ऐसे वॉर होती नहीं है, लेकिन अगर कोई वॉर होती भी है तो यहाँ पर इंडिया को सपोर्ट मिलेगा नाटो कंट्रीज़ की साइड से। समझ गए? तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने रशिया को तो फंसा दिया, अब सीधा टारगेट है चाइना। तो ये राइटर ने यहाँ पर मेंशन किया है। समझ गए? एक ज़बरदस्त चीज़ है जियो पॉलिटिक्स के अंदर, ये जो खेल है वो चलता रहता है। अब क्या बोला गया है, अब यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि भैया जो ये नाटो प्लस है ना, नाटो प्लस का जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो अगर इंडिया ज्वाइन करते तो सब थोप दिए जाएंगे। इससे इंडिया का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल इतना ज़्यादा ग्रो करेगा नहीं, और भारत को कहीं ना कहीं बातें फिर माननी पड़ेंगी। और दूसरी तरफ प्रॉब्लम पता है क्या होगी, अगर भारत नाटो प्लस को ज्वाइन कर लेता है तो हमारे रशिया के साथ में रिलेशंस खराब हो जाएंगे, जबकि रशिया के साथ में अभी के समय पर संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूएस रशिया के संबंध खराब है, लेकिन हमारे रशिया के साथ में रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। हर एक सेक्टर को लेकर हम लोग बहुत सारा जो कच्चा तेल है आज के समय पर वो रशिया से परचेज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रशिया करेंटली, अगर हम आज का टाइम देखें तो रशिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, और हमारा सीधा चाइना के साथ में डिस्प्यूट होगा तो रशिया इससे नाराज़ होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस इनडायरेक्टली रशिया के साथ में ख़राब हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर राइटर बोलते हैं, जो कि हमें करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना के साथ में ऐसे कोई वॉर होने वाली भी नहीं है। और सीधा यहाँ पर अगर कोई इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर इंडिया नाटो प्लस का मेंबर बनता है और अगर चाइना ने आगे ताइवान को कब्जाने की कोशिश की जैसे रशिया ने यूक्रेन को की, तो इससे भारत के ऊपर जोर आएगा कि भारत चाइना के साथ में व्यापार को पूरी तरह से रोक लगा दे, व्यापार को ख़त्म कर दे, इंपोर्ट वगैरह रोक दे। इससे भारत में क्राइसिस आ सकते हैं, क्योंकि नाटो प्लस का मेंबर बनेगा तो बात तो माननी पड़ेगी। अगर हम नाटो प्लस के मेंबर नहीं होंगे तो अपना व्यापार कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसा अभी हमने रशिया से व्यापार कंटिन्यू किया। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कितना ही बोला कि इंडिया व्यापार ना करे, कच्चा तेल ना खरीदे, हमने खरीदा। लेकिन अगर नाटो प्लस का हिस्सा बन जाएंगे तो गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, हमें व्यापार चाइना के साथ में रोकना पड़ेगा। और चाइना के साथ में अगर अचानक से व्यापार रोक दिया जाए, एक ही बार में सब कुछ बंद कर दिया जाए, तो आपको बताएं हमारे देश में क्राइसिस पड़ने लगेगा, अकाल पड़ने लगेगा। क्योंकि आप एक देश के ऊपर से जो निर्भरता है उसको अचानक से नहीं ख़त्म कर सकते हो, भले ही धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हो, चीज़ों को आइडेंटिफाई करके कि भाई हम क्या क्या परचेज़ कर रहे हैं, आप दूसरे देशों की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर एकदम से बंद कर दिया जाए तो हमारे देश में ही प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अगेन ये भी इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो राइटर ने बोला ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से भारत को अमेरिका का जो ये नाटो प्लस का बेट है ना, इसको ज्वाइन करने से मना कर देना चाहिए। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यह केवल और केवल अपने प्रोटेक्शन के लिए, यानी जो अमेरिका है वो अपने पैर को इंडो पैसिफिक वाले रीजन में और मजबूत करने के लिए, चाइना को दबाने के लिए यहाँ पर नाटो प्लस बना रहा है, और कोई ज़्यादा रीज़न नहीं है। भारत की प्रायोरिटीज़ कुछ अलग होनी चाहिए। करना है तो भैया जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी परमानेंट सीट दे दो हमें, है ना। वो परमानेंट सीट हमें नाटो प्लस का मेंबर बनने से ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंडिया के लिए बढ़ सकती हैं, ऐसा पे बोला। इंडिया पहले ही काफ़ी ग्रुप्स का हिस्सा है, क्वाड ग्रुप का हम लोग ऑलरेडी हिस्सा हैं, और क्वाड ग्रुप कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वाड ग्रुप से चाइना को ऑलरेडी डरा रखा है हम लोगों ने।
चाइना पहले ही बोलता है कि जो ये क्वाड ग्रुप है ये छोटा नेटो है ना, ये चाइना के लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है। तो चाइना कहीं ना कहीं अभी भी एक एलिफेंट है और आगे भी एलिफेंट रहेगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है इस पूरे के पूरे आर्टिकल के दौरान। तो भारत की प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं और हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को देखकर हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब चीज़ों का अगर हम नेटो प्लस को ज्वाइन करते हैं, उसको देखकर, उसको स्टडी कर कर, उसका एनालिसिस कर तब हमें यहाँ पर कदम उठाना चाहिए। ठीक है, तो नेटो प्लस ज्वाइन करना हमारे लिए सही नहीं है, हमें रिफ्यूज़ करना चाहिए। समझ गए उसके पीछे का रीजंस क्या हैं, वो यहाँ पर राइटर ने बताया, मैंने आपको सिंपल से शब्दों में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगले आर्टिकल पर आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट आर्टिकल ये बात करता है कि जो अभी रिसेंटली आपने देखा ओडिशा के अंदर में जो बालासोर ट्रेन ट्रेजेडी हुई थी, 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान गई। तो वो जो था वो बेसिकली एक ह्यूमन एरर था। अब ह्यूमन एरर मतलब मानव की गलती की वजह से हुआ, क्योंकि जो हमारा ट्रेन को लेकर सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है रेलवे के अंदर में, वो डिपार्टमेंट ने सही से काम नहीं किया, सही से सिग्नलिंग प्रोवाइड नहीं करवाई, और वो सही से सिग्नलिंग प्रोवाइड ना करने की वजह से ये ट्रेनें टकरा गईं, और ट्रेनें टकराने की वजह से 200-300 लोगों की जान गई, 900 से ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल हो गए, इंजर्ड हो गए। तो कई सारे सोर्सेस हैं जिसके बेसिस पर यहाँ पे बताया गया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारा सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है वो भी इसके पीछे जिम्मेदार है ना, उसमें कहीं ना कहीं लैप्सेस थे, उसके डिसीजन में काफ़ी सारी कमियां थी, है ना। तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है। अगेन देखो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से यहाँ पर आपने इसके बारे में कुछ ज़्यादा गौर करना नहीं है, इस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन किया भी नहीं है इसके बारे में। बाकी जो भी रेलिवेंट चीज़ें थी वो सब कुछ मैंने आपको डिटेल से समझा दी हैं। और आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये था कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दैट इज़ AIIB के रेफरेंस में आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। तो केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि हाँ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के अंदर में 18 से ज़्यादा मेंबर नेशंस है, ये करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में भारत सबसे बड़ा शेयर होल्डर नहीं है, भारत के अलावा कुछ और देश भी हैं जिनके पास में सबसे बड़ा शेयर आपको देखने को मिलेगा। बाकी तीसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर एशिया से बाहर की भी कुछ ऐसे देश हैं जो कि AIIB के मेंबर्स हैं, इस इन्वेस्टमेंट बैंक का हिस्सा हैं। तो दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ना इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।